नमस्कार। आइए सुनते हैं शिवानी जी की लिखी कहानी स्वयं सिद्धा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो लीजिए सुनिए कहानी। जानबूझकर ही माधवी ने उस बार उस मनहूस तराई स्थित इलाके का दौरा किया था। मन की कितनी अशांत तरंगों को आज वह स्वयं उस कछार पर पटकने को व्याकुल हो उठी थी। नहीं तो भला भरी गर्मी में हल्द्वानी का दौरा कोई उस जैसी वरिष्ठ अफसर कर सकती थी। जाना ही होता तो नैनीताल चली जाती या रानीखेत या अल्मोड़ा। पूरा उत्तराखंड भी तो अब उसकी मुट्ठी में बंद था। पद के गौरव ने इधर उसके अहंकारी स्वभाव को और भी अहंकारी बना दिया था। कहीं पढ़ा कि भारत के भूतपूर्व वायसराय माउंट बेटन जब भी भारत आते हैं, उस कमरे में एकांत के कुछ क्षण अवश्य बिताते हैं, जहां उनकी एडविना से प्रथम प्रणय स्मृति भी क्या आज उसे यहाँ नहीं खींच लाई थी। किंतु चाहने पर भी वह क्या आज उस कमरे के देहरी लांघ पा रही थी। मेम साहब, चाय ले आऊं? इंस्पेक्शन हाउस के उत्साही चपरासी ने पर्दा उठाकर झांका और वह चौंक पड़ी। एक क्षण को चेहरे पर उतर आई मधुर स्मृतियों की रेखाएं विलुप्त हो गईं। एक बार वह रूखी कर्मठ रौबदार अफसर बन गई। हाँ हाँ, जल्दी ले आओ, हमें बाहर जाना है। चपरासी के जाते ही उसने हाथ मुंह धोया और दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई। बड़ी ममता से उसने अपने क्लांत अवसन्न चेहरे को देखा। इधर ही इधर कितनी नई रेखाओं का जाल चेहरे पर फैल गया था। चश्मा उसने नीचे रख दिया, पूरे चेहरे पर पफ फेरा, बाल खोलकर कंघी की, चूड़ा बनाया और एक बार फिर अपने संवरे प्रतिबिंब को देखा। चाय आ गई सरकार। मनहूस गंवार चपरासी ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। अपना चपरासी होता तो बिना पूछे कमरे के अंदर ऐसे चले आने के लिए वह उसकी खाल खींच लेती। रख दो और हमारे ड्राइवर से कह दो गाड़ी निकाल ले। एक प्याली चाय ने उसे चैतन्य किया और वह बटुए से उसी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी को निकालकर फिर पढ़ने लगी, जिसे पिछले 4 दिनों में वह न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। 20 वर्षों में उसके पिता का यह पहला पत्र था। माधवी, तुमसे कुछ कहने का अब अधिकार नहीं रहा, फिर भी कर्तव्यवश आज तुम्हें लिखना जरूरी हो गया। मैंने तुम्हारा कन्यादान किया था। तुम्हारे उस श्लोक की आवृत्ति का साक्षी मैं भी हूँ। आर्ते आत्रा भविष्यामि सुखदु खानुगामिनी। आज कौस्तुभ मृत्युशैया पर है। इसी से तुम्हारे कर्तव्य से तुम्हें अवगत कराना अपना भी कर्तव्य समझता हूँ। शिवदत्त। नीचे पुनश्च लिखकर उसके पिता ने कौस्तुभ के मकान का पता, टेलीफोन नंबर सब कुछ लिख दिया था। अभिमान से माधवी की आंखें छल छला आईं। न आशीर्वाद, न क्षेम कुशल, न तुम्हारा पिता, केवल शिवदत्त। किंतु यही उनसे अपेक्षित था। अपनी जिद, स्वाभिमान उसने पिता से ही विरासत में पाया था। जब उन्होंने आधी रात को अंधकार में द्वार पर खड़ी पुत्री को बाहर ठेलकर कहा था, निकल जा बाहर, आज से न तू मेरी पुत्री न मैं तेरा पिता, तो जिस जननी को उसने देखा भी नहीं था, उसके लिए वह वहीं पर बैठकर थोड़ी देर तक सिसकती रही थी। आज उसकी माँ जीवित होती तो क्या उसे ऐसे बाहर ठेलकर द्वार बंद कर देती? किंतु अपने दुर्वासा से क्रोधी पिता को वह जानती थी। वह द्वार अब सचमुच ही उसके लिए बंद रहेगा, वह जान गई थी। आज तक उसने जीवन में कभी किसी से हार नहीं मानी थी। ठीक है, वह भी पिता को एक दिन दिखा देगी कि वह स्वयं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसके बाद वह कब और कैसे मौसी के पास नैनीताल पहुंची,
सब कुछ उसे कल की घटी घटना की भांति कंठस्थ था। वहां भी उसे पितृगृह का सा ही तिरस्कार मिला था। उसकी स्नेहशीला सौम्य मौसी का चेहरा उसे देखते ही कठोर हो गया। छी छी मधुली, तूने तो हम सबकी नाक ही कटा दी। ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना। पूरे शहर में तेरी ही चर्चा है। जहां जाती हूँ सब मुझसे ही पूछने लगते हैं। सुना है तुम्हारी बहन की लड़की शादी के दूसरे दिन ही पति से लड़ झगड़ कर मायके भाग गई, और फिर ऐसा कार्तिकेय का सा वर, स्वभाव का गऊ। सब कुछ देख सुनकर ही तो हम सब ने तेरे लिए उसे छांटा था। क्या किसी दूसरे छोकरे से प्रेम प्रेम कर बैठी थी? माधवी बिना कुछ कहे ही वहां से चुपचाप निकल गई थी। फिर उसकी निरुद्देश्य यात्रा का एक लंबा इतिहास था। मद्रास में उसकी एक सहपाठिनी थी, रेचल एंड्रिज। अंत में वहीं जाकर उसे शांति मिली थी। न वहाँ उसे ससुराल से भाग आने की कैफियत देनी पड़ी, न किसी ने अनावश्यक प्रश्न ही पूछे। रेचल के परिवार ने उसे स्वाभाविक सहज सौजन्य से अपना लिया। रेचल एमए कर रही थी। उसके पिता ने माधवी को एक बार फिर उसकी सहपाठिनी बना दिया। उसकी प्रखर बुद्धि फिर उसे उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर खींचती चली गई। उन्हीं की मंत्रणा से वह कंपटीशन में बैठी और एक दिन उसके स्वयं सिद्धा बनने का स्वप्न सचमुच साकार हो गया। अब वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी थी। अतीत की स्मृति अब गहन निद्रा में देखे गए किसी धूर स्वप्न की ही भांति अस्पष्ट हो चली थी। तभी नौकरी उसे एक बार फिर जन्मभूमि की ओर खींच आई। पिता को उसने प्रवास से ही 2-3 पत्र लिखे, मौसी को भी कई चिट्ठियां लिखी, किंतु किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। फिर भी उसे इधर उधर से छुटपुट समाचार मिलते रहते थे। पिता ने अवकाश ग्रहण कर बहुत बड़ी कोठी बनवा ली थी। पक्षाघात ने उन्हें लगभग पंगु बना दिया था। पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। मौसी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, आदि आदि। धीरे धीरे वह अपने एकाकी निर्लिप्त जीवन की अभ्यस्त हो चुकी थी। आत्मीय स्वजनों के मोह की डोर कुछ उन्हीं की उदासीनता ने काट दी थी, और कुछ उसने स्वयं ही बड़ी निर्ममता से तोड़ मड़ोड़ कर दूर फेंक दी। उसकी बहुत ऊंची नौकरी थी, अर्दली थे, आया थी, सजा संवरा बंगला था, कार, फ्रिज, स्टीरियो सब कुछ उसके करतल पर था, किंतु नहीं थी शांति। कैसा व्यर्थ जीवन बन गया था उसका। न कहीं उठना, न बैठना, न लड़ना, न झगड़ना। मित्रों की संख्या कम नहीं थी, किंतु कभी कभी उनका स्वार्थ उसके दुखी चित्त को और दुखी बना जाता। केवल उपहारों के माध्यम से ही वह अब तक उनका स्नेह पाती रही है, यह वह खूब समझती थी। एक आध स्नेही परिवार उसे कभी कभार छुट्टी के दिन खाने पर भी बुला लेते, किंतु खाना खाते ही उसे स्वयं लगने लगता जैसे उसकी उपस्थिति में गृह के सभी सदस्य स्वाभाविक नहीं हो पा रहे हैं। लौटती तो फिर कमरे का अवांछनीय एकांत। उस एकांत में कभी उसके अभिशप्त अतीत की स्मृति उसे गहरे पश्चाताप में डुबा देती। क्या उसने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली थी? यह भी कैसा विचित्र संयोग था कि आज ठीक उसके विवाह की तिथि के दिन ही उसे पिता का मनहूस पत्र मिला था। इतने वर्षों का अंतराल भी उसके स्मृति पटल से उस तिथि को पोंछ नहीं पाया था। मौसी ने पहले कितना हल्ला मचाया था, नहीं, आषाढ़ में माधवी का विवाह नहीं होगा, आषाढ़ का विवाह सुखी नहीं होता, आषाढ़े दुखिता नारी। किंतु उधर वर को यही महीना ठीक पड़ता था। पिता के तय किए रिश्ते पर स्वयं माधवी को कोई आपत्ति हो भी नहीं सकती थी। कौस्तुभ
को वह अपनी मौसेरी बहन की शादी में देख चुकी थी। ऊंची कोठी के उस सुदर्शन तरुण पर उस दिन अकेली वह नहीं रिझी थी, किंतु विजय उसी की हुई थी। बड़े छल बल से उस दिन उस विवाह की आड़ में अनेक कुमारियों को दिखाने कौस्तुभ की माँ उसे स्वयं लेकर आई थी। कौस्तुभ के पिता स्वयं दैवज्ञ मार्तंड थे। अनेक कुंडलियों में उसने माधवी की कुंडली जैसे दांत से पकड़कर उठा ली थी। वाह वाह जोशी जी, आपकी पुत्री की ग्रह स्थिति देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा चारों ही लग्न में हैं। जीवन में विलक्षण उन्नति करेगी। सुख, ऐश्वर्य, पूर्ण वाहन सुख, उस पर बुध और चंद्र दोनों बलकारक। अपूर्व सुंदरी होगी यह कन्या। उस कुंडली की स्वामिनी मेरी पुत्रवधू बने, यह मेरा अहोभाग्य। किंतु कहाँ चूक गए थे दैवज्ञ मार्तंड। जीवन में उसने विलक्षण उन्नति भी की, ऐश्वर्य भी भोग ही रही है और उस घातक सौंदर्य की स्वामिनी भी रही है जो कभी उसकी नौकरी का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था। किंतु उसके राजयोग के साथ साथ उसके राजभंग योग को उसके ससुर क्या नहीं देख पाए होंगे। विदा से पूर्व ही तो उसे वह पत्र मिल चुका था जिसने उसके राजयोग की धज्जियां उड़ा दी थी। बड़ी भूल कर रही हो माधवी, जिसकी सोने की काया पर रीझ दुल्हन बनी उतावली डगे भरती जा रही हो, वह काया तुम्हें कभी सपने में भी नसीब न हो। इसका मैंने टोना टोटका अनुष्ठान सब कुछ किया है। माधवी, अपने रूप के मद में मत रहना। उससे भी अधिक घातक रूप की वारुणी पिलाकर मैं तुम्हारे पति को बहुत पहले ही मदालस बना चुकी हूँ। तुम्हारी ही राधिका। क्रोध से माधवी की पूरी देह थरथरा उठी थी। कौन थी वह राधिका? एक बार जी में आया चिट्ठी उठाकर मौसी को दिखा दे। किंतु मौसी का उत्फुल्ल चेहरा देख उसे मलिन करने का साहस नहीं हुआ था। उसने उस चिट्ठी को ब्लाउज में खोस लिया था। ससुराल पहुंचते ही दुर्भाग्य से उसका घूंघट उठा। पहले पहल उसका चेहरा देखने वाली भी वही राधिका थी। कहो जी, मेरी चिट्ठी मिली थी ना? फुसफुसाकर वह फिर खिलखिलाती दूर छिटक गई थी। पूजा के बाद सास उसे गाव तकिया लगाकर बिठा गई तो क्षण भर के उस एकांत में वह सुंदरी चुलबुली फिर उसे घेर कर बैठ गई। सचमुच ही मैं तुम्हारी सौत हूँ माधवी। आज रात को अपने पलंग पर हमारे लिए भी जगह रखना, समझी? क्रोध से संभ्रांत शिष्ट माधवी के कपोल दग्ध हो उठे थे। कैसी बेहया थी यह अपरिचिता। फिर जीवन की उस अविस्मरणीय रात्रि के एकांत में जब पति ने उसका चिबुक स्पर्श कर चेहरा उठाया तो दिन भर का आक्रोश सिसकियों में फूट पड़ा था। मुड़ी सी चिट्ठी उसने पति को पकड़ा दी और घुटनों में सिर डालकर सिसकने लगी। यह उसी मधु यामिनी का आरंभ था जिसके उसने कई रातों तक जग जग कर मधुर सपने देखे थे। कुछ देर तक कमरे में एक विचित्र निस्तब्धता छा गई। माधवी, आज भी माधवी उस गंभीर स्वर की खनक को भूल नहीं पाई है। तुम पढ़ी लिखी हो, किसी से कुछ उल्टा सीधा सुन लो, इससे सच बात मैं ही तुम्हें बता दूंगा। यह मैंने सोच लिया था। इस बीच यह वज्र मूर्खा तुम्हें अड्डबंड लिख देगी। यह मैं क्या जानता था। फिर उसने बड़े दुलार से घुटनों में डूबा माधवी का अश्रुसिक्त चेहरा उठाया था। मेरी ओर देखो माधवी। और माधवी की सहमी आंखें स्वयं उसकी ओर उठ गई थीं। उस सुदर्शन शांत चेहरे पर विकार की एक भी रेखा नहीं थी। केवल एक क्षण को उसका गोरा चेहरा दिवस धूसर शशि शाही म्लान हो उठा था। राधिका को मैं बचपन से जानता हूँ। उसका स्वभाव ही ऐसा है, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही ऊटपटांग मजाक कर बैठती है। उसकी किसी भी बात का विश्वास मत करना माधवी। किस किस बात का अविश्वास करोगी जी?
गले में लहरिया जयपुरी चूनर का आंचल डाले, तभी अभियुक्ता खुली खिड़की से जंगली बिल्ली सी भीतर कूद कौस्तुभ के सामने खड़ी हो गई थी। उत्तेजना से उठता गिरता उसका सुडौल वक्षस्थल, अंगारे से दहकते कपोल और तरंगित भ्रूभंग देख माधवी ने अविश्वास से अपने नवीन सहचर को देखा। उस शांत निर्विकार चेहरे पर कहीं भी अपराधी का क्षोभ नहीं था। तब क्या वह सचमुच ही मजाक कर रही थी? किंतु क्या उसके अभिनय को वह अभिनय रूप में स्वीकार कर सकती थी? तुम मुझे काट कर बाहर फेंक दोगे तब भी मैं यहाँ से नहीं टलूंगी। आज जो सहारा मेरा है वह हमेशा मेरा रहेगा, समझे? और फिर वह दुःशासिनी बड़े आत्मविश्वास से पैर फैलाकर सजे पलंग पर लेट गई थी। माधवी संभ्रांत संस्कारशील परिवार की मान्यताओं में पलकर बड़ी हुई थी। उस पर मातृहीना पुत्री को पिता के लाड, मौसी मामा के दुलार ने आवश्यकता से अधिक जिद्दी बना दिया था। जीवन में पहली बार वह अपमान के आघात से विचलित हो विवश क्रोध से अवश हो गई थी। अब उस परिहास रसिका के अभियोग का खंडन क्यों नहीं कर रहा था कौस्तुभ? एक क्षण को वह पति के निर्विकार चेहरे को देखती रही, फिर उसका उग्र तेजी स्वभाव मुखर उठा। तुमने इसी से विवाह क्यों नहीं कर लिया? उसका तीखा प्रश्न कमरे की निस्तब्धता में डंके की चोट सा बज उठा था। हाय राम, विवाह करने ही से क्या सब कुछ होता है? इस बार शय्यासन की अचल मुद्रा में लेटी वह मुंहजोर बैठकर हंसने लगी। विवाह करते कैसे जी? मेरा विवाह तो 4 साल पहले ही हो चुका है। मेरे बुढ़े शाह जी को तो मेरे रूप का नाम शादी की रात को ही डंस गया। अपनी दूसरी सौत के मरने के 8वें साल मैं उन्हें जुटी। बहुत दिनों का भूखा कंगाल कहीं 56 व्यंजनों का थाल पाकर अनाप शनाप ठूंस ले तो पेट भरेगा नहीं तो और क्या होगा। बस रात को ही लकवा पड़ गया। तब से पलंग पर पड़ा बुढ़ा गोंगियाता रहता है। उधर मेरी चांदी ही चांदी है, न सास ससुर न देवर जेठ। दिन भर बुढ़े की सेवा करती हूँ और जब रात को तुम्हारे भोले सास ससुर सो जाते हैं तो इस खिड़की से कूद इनकी सेवा करती हूँ। और आज ये कहते हैं इसकी किसी बात का विश्वास मत करना। एक क्षण को कौस्तुभ उस मुखरा की बकर बकर से बौखला गया था। राधिका, तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे ढकेल दूंगा। नहीं, माधवी का शांत स्वर आवेगहीन था। उसे अब नहीं धकेलना होगा, मैं ही जा रही हूँ। ईश्वर करे यह तुम्हारी वैसी ही सेवा करती रहे जैसे पिछले 4 सालों से कर रही है। और फिर वह द्वार खोलकर बाहर निकल गई थी। इतने वर्षों में फिर उसने कभी ससुराल की देहरी नहीं लांघी थी। उस सुदीर्घ अज्ञातवास के बाद अपने प्रत्यावर्तन में उसने स्वयं ही कई रोड़े अटकाए थे, किंतु अंत में उसे आना ही पड़ा था। आज वह प्रदेश की एक वरिष्ठ सुख्यात अफसर थी। उसके रूखे स्वभाव, ईमानदारी, कार्यपटुता और सर्वोपरि अपने पुरुष सहकर्मियों से गज भर की दूरी बरतने की अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हो चुकी थी। अपने अक्षत कौमार्य को वह जिस अमानवीय आत्मसंयम से 32 के दिन जीभ सी सेंतती चली आई थी, उसका प्रमाण गहरी कठोर झुर्रियों के रूप में उसके पूरे चेहरे पर फैल उसके लावण्य को लील चुका था। नौकर उसके भय से थरथर कांपते, किंतु गृह के एकांत में वह फिर एक निरीह असहाय अबला बन जाती। रात को कहीं पत्ता भी खड़कता तो वह सिराहने धरी पिस्तौल संभाल लेती। कभी गहरी तृषाक्रांता के मुंह से विधाता ने जोर से लबलबाता जल पात्र लगाकर बिना उसके पिए ही छीन लिया था। उसने उसकी तृषात्र करुण दृष्टि को अब भयावह रूप से हिंसत्र बना दिया था। जानबूझकर ही हाथ में आई शक्ति का दुरुपयोग करने में उसके अशांत चित्त को अनोखी शांति मिलती थी।
जहाँ किसी सुखी दंपत्ति को एक ही जिले में नियुक्ति देखती, चट से अपने कानूनी आदेश से बिलबिलाती पत्नी का तबादला किसी दूरस्थ जिले में कर देती थी। इधर उसे एक लत और पड़ गई थी। पहले कभी नींद नहीं आती थी तो एक आध गोली खा लेती थी, किंतु अब अनिद्रा उसे नित्य ही पागल बनाने लगी थी। इसी से वह पैथेडीन लेने लगी थी। अनिद्रा के इस रोग का भी करुण इतिहास था। 1 वर्ष पूर्व वह अपनी उसी मद्रासी सहेली रेचल की मृत्यु का समाचार पा प्लेन से मद्रास पहुंची थी। उसके दुर्भाग्य से ही शायद उस दिन उसे लौटने में प्लेन का रिजर्वेशन नहीं मिला था और उसे ट्रेन से लौटना पड़ा। आधी रात को कंडक्टर ने द्वार खटखटाया। मैडम, दरवाज़ा खोलिए। आधी रात को पैथेडीन जन्य गहन निद्रा के बीच वह व्याघात उसे तिलमिला गया था। उसका क्रोधी स्वभाव उस दिन उसकी जिह्वा को और भी तीखा बना गया था। नहीं, फर्स्ट क्लास के किसी भी यात्री को आप आधी रात को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको खोलना होगा मैडम। जो यात्री बाहर खड़े हैं उनके 2 बर्थ आपके डिब्बे में पहले से ही रिजर्व्ड हैं। किसी तरह साड़ी लपेट भुनभुनाती हुई वह उठी, चिटकनी खोली और मुंह फेर कर सो गई थी। उसके निद्रालोक में सहसा प्रेत आत्माओं से ही घुस आए सहयात्रियों को देखने उसे किसी प्रकार के कौतूहल या जिज्ञासा ने नहीं उकसाया, किंतु सहयात्री निश्चय ही शिष्ट थे। स्त्री फुसफुसाकर ही बोल रही थी और पुरुष के धीरे धीरे सामान लगाने की गतिविधि से ही वह समझ गई कि बेचारा ऐसा प्रयत्न कर रहा था जैसे तेज तर्रार सोने वाली की निद्रा में कोई व्याघात न हो। फिर उसे स्वयं नींद आ गई। किसी बड़े स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो पौ फट चुकी थी। कॉफ़ी कॉफ़ी का कलरव सुन वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। दक्षिण के स्टेशनों की वह तेज कॉफ़ी उसकी पुरानी दुर्बलता थी। कांसे का गिलास मुंह से लगाया तो सहसा उस दिवंगता सखी का स्नेहालु चेहरा आंखों के आगे आ गया, जिसे वह कब्र में सुलाकर लौट रही थी। रेचल के पिता रेलवे में थे। प्रायः ही उनसे पास लेकर दोनों सखियां इसी गुंटूर के स्टेशन तक चली आती और छक कर बड़े खा कॉफ़ी पी जूड़ों को सुवासित बेले के गजरों से लपेटकर घर लौटती। उसके असहाय एकाकी जीवन की वह ज्योति भी अचानक ऐसे दप से बुझ जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंखें सहसा छलछला उठी। उन्हीं डबडबाई आंखों से सामने की बर्थ पर नींद में बेहोश डूबे अपने सहयात्रियों को उसने पहली बार देखा। पुरुष पार्श्व परिवर्तन कर लेटा था, किंतु स्त्री उसी की ओर मुंह फेर कर सो रही थी। उसके मेद बहुल शरीर की भीम काटी की परिधि जैसे चौड़ी बर्थ में भी नहीं अट रही थी। सक पकाकर माधवी ने दृष्टि फेर ली थी। कहीं जग गई तो बेचारी व्यर्थ ही आपदस्थ होगी, किंतु वह नहीं जगी। जगा पुरुष अपने दोनों लंबे पैर झुलाते ही वह एक सामान्य से झटके से ही नीचे उतर आया। एक पल को दोनों की आंखें परस्पर टकराईं और माधवी के हाथ का गिलास कांप गया। विधि का यह कैसा क्रूर परिहास था। वह आपाद मस्तक भी बदल गया होता तब भी वह उसे पहचान सकती थी, किंतु उसे तो कालचक्र ने जैसे छुआ भी नहीं था। वैसी ही गंभीर आकृति, अतनु सा ही वही मनोहारी रूप। वह स्लीपर पहन बाहर चला गया। माधवी कॉफ़ी वाले को पैसे देने लगी तो उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। जिस घाव के टाके भी उसकी त्वचा में घुल मिल एकाकार हो गए थे, आज वही घाव किसी पुराने नासूर की भांति रिसने लगा था। इतनी रात को वह दूसरे डिब्बे में भी तो नहीं जा सकती थी। पौ फटने पर भी देवालोक धूसर था। उधर गाड़ी ने सीटी दे दी थी। उस लंबी यात्रा के अवांछित साहचर्य के विषय में सोचते ही उसके सारे शरीर का रक्त माथे पर चढ़ कनपटी पर घन किसी चोट करने लगा। हर वक्त इतने टेंशन में रहती हो माधवी? उस पर तुम्हारा रक्तचाप भी तो बहुत सुविधा का नहीं है। तुम्हारे दिमाग की नसें कभी फट गईं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कभी रेचल ने उससे कहा था, ठीक ही कहा था उसने। सामने हिडिंबा सी पसरी सौत की उपस्थिति ही फिर उसकी फड़कती रगों को शांत कर गई थी।
निश्चय ही वह उसकी सौत थी। कौस्तुभ की माँ या बहन तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि सास के गोरे उजले चेहरे और ननद की सौम्य आकृति को वह एक ही दिन देखने पर भी अब भी पहचान सकती थी। तब वह कहाँ गई जिसने उसके सौभाग्य का मधुपात्र छीन उसके हाथ में भिक्षा का खप्पर थमा दिया था। हे भगवान, अभी वह गुसलखाने से लौट आएगा और निश्चय ही उसकी सौत से उसका परिचय करा अपना प्रतिशोध ले लेगा। किंतु वह जब लौटा तो उस रहस्यमय व्यक्ति का संयमित आचरण देख वह दंग रह गई थी। न उस सौम्य चेहरे पर विकार की एक रेखा उभरी, न उसने दूसरी बार आंख उठाकर ही उसकी ओर देखा। उसकी पत्नी जगकर बाथरूम जाने लगी तो माधवी ही कनखियों से उसे देखने का लोभ संवरण नहीं कर सकी थी। लेटने पर उसका शरीर विभत्स रूप से मोटा लग रहा था, किंतु खड़ी होने पर मांस स्वयं ही छट छट कर विभिन्न कोष्ठ परकोष्ठों में समा गया। फिर भी उठने झुकने में उसे कष्ट ही हो रहा था। एक विलंबित डकार लेकर वह घुसलखाने चली गई तो दोनों उस डिब्बे में अकेले रह गए। माधवी का हृदपिंड जोर जोर से धड़कता जिह्वा पर ही आ गया। अब वह अवश्य ही कुछ कहेगा, पर वह माधवी की उपस्थिति से एकदम ही उदासीन बना अचल मुद्रा में अखबार पढ़ता रहा। तब क्या उसने माधवी को नहीं पहचाना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसने भी उसे इधर देखा था हमेशा यही कहा कि वह इतने वर्षों में जरा भी नहीं बदली। फिर जिस व्यक्ति ने उसके चेहरे को कभी बीसियों लड़कियों की भीड़ से छांट कर पसंद किया था, वह उसे कभी ऐसे भूल सकता था? क्या पता वह स्वयं ही भूल कर रही हो। इतने बड़े संसार में क्या एक से दो चेहरे नहीं हो सकते? हो सकता है कोई उसी के से चेहरे मोहरे का कोई और हो। मन का वही अदम्य कौतूहल सौत के आने से पहले ही फिर एक अविवेकी प्रश्न बनकर उसके मुंह से फिसल गया था। क्यों, तुम्हारी राधिका रानी कहाँ गई? प्रच्छन्न व्यंग से पहले वह चौंका, फिर जैसे कृष्णवर्णी तिरती गंभीर मेघावली के बीच प्रातःकालीन सूर्य की मंद मधुर रश्मियां दिवालोक से दिशाएं रंग जाती हैं, ऐसे ही मधुर स्मित का परिहास उस गंभीर चेहरे को उद्भासित कर गया। मर गई, कह वह फिर अखबार पढ़ने लगा। मन ही मन वर्षों के अनकहे उपालंभ दोहराती माधवी पल भर को विक्षिप्त सी हो गई। मूर्ख, मूर्ख, अहंकारी, उस दिन जब मैं आधी रात को आंसुओं से अंधी आंखें पोंछती तुम्हारे घर से निकल गई, तब बाहों में बांधकर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं पिता की सिर चढ़ी जिद्दी अविवेकी किशोरी पुत्री थी? मेरे पीछे पीछे भागकर आ नहीं सकते थे? आंख उठाकर देख ले मूर्ख, आज मैं स्वयं सिद्धा हूँ। किसी पुरुष के स्कंध स्पर्श की मुझे कामना नहीं है। यही नहीं, जिंदगी की दौड़ में मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ गई हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व पर पैबंद सी लगी इस मोटी भुरकुस भैंस का बोझ तुम्हें जीवन भर ढोना होगा। और मुझे देखो, अपनी ही क्षणिक मूर्खता से तुमने किस सौंदर्य मणि को गंवा दिया। जानते हो मैं आज कितनी बड़ी अफसर हूँ? बीसियों डिप्टी सेक्रेटरी मेरे तर्जनी के आदेश से उठते बैठते हैं। उसके व्याकुल हृदय से उठती उसकी प्रत्येक अनकही गर्वोक्ति कंठ तक आकर बूमरैंग सी फिर उसी के संतप्त हृदय में गड़ उसे तब तक निचोड़ती रही जब तक हाथ मुंह धोकर उसकी सौत नहीं लौट आई। वह इस बार मांग पट्टी समार नहा धोकर कुछ निखर आई थी। सांवले चेहरे की श्यामल आभा अब गेहुए रंग में बदल गई थी। चाय वाय कुछ मिलेगी जी? उसने पति से पूछा। फिर हंसता चेहरा अपरिचिता माधवी की ओर इस अतरंगता से फेरा जैसे प्रश्न उसी से पूछ रही हो। ये मेरी कड़वी धतूरे सी कॉफ़ी तो हमसे पी नहीं जाती। सुनो जी, ज़रा जाकर देखो डाइनिंग कार है या नहीं। अगला स्टेशन आने दो, मैं बैरो को ऑर्डर दे आऊँगा। उस विस्मृत कंठस्वर की प्रत्येक खनक माधवी के कानों में गर्म शलाखें घुसेड़ रही थी।
जानबूझकर ही उसने आंखें बंद कर ली, किंतु आंखें मूंदी होने पर भी वह जान गई कि उसकी सौत उसे एकटक देखे जा रही है। यह शक्ति विधाता ने केवल नारी ही को दी है। पीठ पीछे खड़ा होकर भी कोई उसे देखे तब भी वह जान लेती है कि कोई उसे देख रहा है। थोड़ी ही देर में स्टेशन आया और उसका पति उतर गया। बहरा चाय टोस्ट लाकर ट्रे धर गया तो उसकी सौत जैसे अधैर्य से बावली हो गई। साहब कहाँ गए जी? भेज दो जल्दी, गाड़ी ने सीटी दे दी है। फिर वह खिड़की से ही अपनी मोटी गर्दन बाहर निकाल इंजन के साथ साथ भैंस सी डकारने लगी। अजी, गाड़ी चल रही है, क्या बचपना कर रहे हैं आप? चढ़िए जल्दी। हाय राम, मेरा तो कलेजा ही धड़कता बाहर आ रहा है। उसने अपनी चौड़ी हथेली सचमुच ही छाती पर धर ली थी, पर क्या सांस की उन मोटी परतों के बीच वह अपनी धड़कन सुन भी पाती होगी? मन ही मन माधवी को हंसी भी आ रही थी। पति अधीरा पत्नी के बचकाने व्यवहार से खिसियाकर बर्थ के कोने पर बैठ फिर अखबार पढ़ने लगा। क्यों बहन जी, कहाँ जा रही हैं? वह चाय बनाती उसके और निकट सरक आई थी। वाह, अब तो खूब साथ रहेगा। हमारे छोटे लड़के की पासिंग आउट परेड थी। पहले देहरादून गए, फिर बड़े लड़के के पास वेलिंगटन गए थे, वहीं से लौट रहे हैं। लीजिए ना आप भी एक प्याला चाय। पति के साथ साथ उसने हंसकर उसकी ओर भी एक प्याला बढ़ाया। धन्यवाद, मैं चाय नहीं पीती। माधवी का स्वर शिष्ट होने पर भी रूखा था। हाय राम, चाय नहीं पीती? मैं तो सोच ही नहीं सकती कि संसार में कोई स्त्री ऐसी भी हो सकती है जो चाय नहीं पिए। मुझे तो खाना भले ही न मिले, बिना एक प्याला चाय के मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। ये बेचारे रोज मेरे उठने से पहले बिजली की केतली में चाय बनाकर मेरे सिरहाने प्याला धर जाते हैं। सौतिया डाह से पहली बार माधवी की रक्त मज्जा दग्ध हो उठी। छी छी, ऐसी मुटल्ली पत्नी से भी कोई क्या इतना लाड लड़ा सकता है? वह फिर बड़ी उदासीनता से एक पत्रिका खोलकर पढ़ने लगी। उधर उसकी सौत कटोरदान के चमकते ढकने खोल पति के सम्मुख तरह तरह का नाश्ता सजा रही थी। एक बार उसने फिर 2 खुले डिब्बे माधवी के सामने बढ़ा दिए। अच्छा, ये तो लीजिए, मेरे गले के नीचे तो यहाँ के इडली डोसे नहीं उतरते। इसी से ढेर सारा नाश्ता बनाकर साथ रख लाई थी। मुझे तो इतनी सुबह कुछ खाने का अभ्यास नहीं है, मुझे प्लीज़ क्षमा करें। उसके स्वर का रूखापन इस बार करारे चांटे सा ही पास बैठे पति के गाल पर पड़ा। क्यों जिद करती हो? उसने माधवी से भी अधिक रूखे स्वर में पत्नी को डपट दिया, किंतु उसकी खाल निश्चय ही गैंडे की थी। नाश्ता करते ही वह फिर हंसती उसकी ओर सरक आई। आपके यहाँ किसी काम से आई थी? जी। माधवी के संक्षिप्त उत्तर में किसी निरर्थक लंबे वार्तालाप का आमंत्रण नहीं था। ओह, तब यही नौकरी करती हैं क्या? इस बार मूर्खा पत्नी की बकर बकर से खींचकर उसका पति उठकर बाहर चला गया और कॉरिडोर में निरर्थक चहलकदमी करने लगा। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। हार कर अखबार नीचे पटक माधवी ने चश्मा उतार लिया। हाय राम, अभी तक इतनी सुंदर हैं आप और शादी नहीं हुई? वह इस बार प्रश्न पूछते ही हंस पड़ी। उसकी हंसी की निष्कपट मीठी फुहार ने माधवी का सारा रूखापन धो पोंछ कर बहा दिया। चाहने पर भी वह उस विराट शरीर की भोली स्वामिनी को सौत के रूप में नहीं स्वीकार सकी थी। फिर एक बात और थी, कौन गत यौवना अपने रूप की प्रशंसा सुनकर उल्लासित नहीं होती? कितने साल की होंगी बहन जी आप? चमकती पुतलियों में किसी दुधमुही बालिका किसी जिज्ञासा तैर रही थी। बुद्धिमती स्त्री कभी दूसरी स्त्री की उम्र नहीं पूछती, माधवी ने हंसकर कहा। जानती हूँ, पर इसलिए पूछ रही थी कि मैं 12 की हुई तो 50 की लगने लगी हूँ। क्यों, है ना? मेरे मायके में सबकी बाढ़ ही ऐसी है। कई बार सोचती हूँ डाइटिंग करूँगी, पर अब डाइटिंग का क्या होगा? जब जवानी ही में नहीं कर पाई तो अब बुढ़ापा क्यों बिगाड़ूं? कौन अब मुझे दुल्हन बनना है?
फिर ये तो हैं स्वभाव के गऊ। यह डर भी तो नहीं है कि इधर उधर मुंह मारेंगे। पान की डिबिया खोल उसने फिर माधवी की ओर बढ़ा दी। हे भगवान, क्या पान भी नहीं खाती? तब खाती क्या है जी? चरी भूसा? वह तो अच्छा हुआ मैं चूना कत्था, एक ढोली पान सब इंतजाम कर घर से चली थी। नहीं तो यहाँ के पान भला कोई खाने वाला खा सकता है? मरे चीनी पाग कर बीड़ा थमाते हैं। माधवी जितना ही उसे देख रही थी उतना ही उसका कलेजा ठंडा होता था। देखने में ही नहीं, उसके उठने बैठने का तरीका भी उसके व्यक्तित्व सा ही थुला थुला था। उठती तो कभी साड़ी की भांजे ही सरसरा कर धरा पर बिखर जाती, कभी लंबे आंचल से बुहारी सी लगती, कटोरदान का ढकना छन्न से नीचे गिरा देती और कभी सुराही ढुलका देती। किंतु व्यक्तित्व कैसा ही ढीलम ढाल हो, उसका अलमस्त स्वभाव उसके सब दोषों को ढक देता था। जब रेल के फर्स्ट क्लास को ही इतने ऐसे कूड़ा घर बना दिया है तो राम जाने घर को कैसा रखती होगी। माधवी यही सब सोचती अपने परित्यक्त पति को अपने सजे संवरे गृह की छटा दिखाने को ही मन व्याकुल हो उठी थी। एक एक तिनका जीभ से उठाकर रख देती थी वह। मजाल है कि पलंग पोश का एक कोना तो उठ जाए। पर्दे हर हफ्ते बदले जाते थे और किचन ऐसा झकाझक कि फर्श के दर्पण में कोई भी अपना मुंह देख ले। साड़ी पहनती तो चाहे पहनकर दिन भर मिट्टी में लोट पोट लगा ले, ना एक भांज इधर न उधर। ड्राइंग रूम की सज्जा में तो उसने अपना आधा फंड ही फूंक दिया था। दिल्ली जाकर उसने उस महिला की दुकान से फर्नीचर खरीदा था जो केवल 5 स्टार होटलों के लिए फर्नीचर बनाती थी। एक एक कुर्सी का उसने कभी अपने वेतन का 1.5 गुना मूल्य चुकाया था। रेचल के एक मामा विदेश में राजदूत थे। उन्होंने उसे एक अद्वितीय झाड़ फानूस भेंट किया था। उस उपहार के पीछे उस विधुर राजदूत ने अपनी गहरी डिप्लोमेटिक चाल का भी उसे आभास दे दिया था, किंतु उपहार का पूरा मूल्य चुकाकर ही माधवी ने उसे स्वीकारा था। मेरे जीवन में पुरुषों के लिए कोई स्थान कभी नहीं हो सकता। मिस्टर डैनियल, आप इसका मूल्य लेंगे तभी मैं इसे लूंगी। बेचारे मिस्टर डैनियल अपना सा मुंह लेकर चले गए थे, किंतु झाड़ फानूस माधवी के ड्राइंग रूम की शोभा अब भी बढ़ा रहा था। टुनटुनाती कांच की सलाखों से मंद मंद विद्युत रश्मियों का इंद्रधनुषी जाल अब उसके गुदगुदे कालीन को रंगता, उसकी बहमूल कुर्सियों की बाहों में पसर जाता, तो वह नार्सिसस की मुग्ध दृष्टि से घंटों अपने वैभव का विस्तार निहारती रहती। कभी कभी वह अपने परिचित मित्रों को खाने पर बुलाती तो बेचारे कभी ऐसे ही भोजों पर दी गई उसकी रूखी हिदायतें स्मरण कर बच्चों को घर पर ही छोड़ आते। शुक्ला जी, यह पावदान मैंने त्रिवेंद्रम से मंगाया, कैसा लगा? मेजबान के चतुर प्रश्न के बीच पैर पोंछने का प्रस्ताव बेचारा अतिथि स्वयं ही ग्रहण कर लेता था। मिसेस मित्रा, ये डिनर सेट कैसी लगी आपको? देखिए ना, वैसे तो सनमाइका पर मैट बिछाना मुझे एकदम नापसंद है, किंतु कभी कभी हमारी हिंदुस्तानी ग्रेवी जो दाग मेज पर छोड़ जाती है, अभागा अतिथि फिर क्या ग्रेवी की एक बूंद भी मेज पर गिरा सकता था? अरे, इस बार भी आप दोनों अकेले ही आए, बच्चों को क्यों नहीं लाए? किंतु स्वर का उल्लास पूरे चेहरे पर फैल स्वयं उसके प्रश्न का असमर्थन कर देता। बेचारे अतिथि बहाना बना देते कि बड़ी को होमवर्क करना था, छोटे के मास्टर साहब आते हैं, आदि आदि। माधवी मन ही मन सब समझती थी और कभी कभी उसका चित्त खिन्न हो उठता। उसे बचपन में पढ़ी उस स्वार्थी दैत्य की कहानी याद हो आती जो अपने सजे धजे बाग में बच्चों को नहीं खेलने देता था। इसी से उसका बाग हमेशा बंजर पड़ा रहता था। क्या यही कारण था कि सुख ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध होने पर भी उसका बाग उसे सदा बंजर ही लगता था? शायद यही कारण था कि सामने बैठी सौत के चेहरे का उल्लास देख वह आज स्वयं लार टपका रही थी। फिर गंतव्य स्टेशन के आने के कुछ पूर्व ही कौस्तुभ आ गया था। उसके आते ही माधवी की प्रगल्भा सौत सकपकाकर चुप हो गई थी।
शायद वह भी समझ गई थी कि उसके अनावश्यक प्रश्नों की झड़ी पति को असंतुष्ट कर गई थी और इसी से खींचकर वह बाहर चहलकदमी करने लगा था। तुम उठो तो मैं बिस्तर बांध दूं, सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसका स्वर अभी भी झुंझलाया था। माधवी भी अपना बिस्तर लपेटने उठी और तब ही वह विचित्र दुर्घटना घट गई जो सदा के लिए उसे अनिद्रा का उपहार दे गई थी। किस कुघड़ी में एक गाय न जाने कब धड़धड़ाती मेल के आगे सींग उठाकर खड़ी हो गई। उसी भिड़ंत में इंजन ने पूरी गाड़ी के अंजर पंजर हिलाए तो इससे पहले कि माधवी संभलती वह कौस्तुभ की ओर ढुलक पड़ी थी। यदि वह उसे न संभालता तो वह पछाड़ खाकर नीचे ही गिरती। यह सब पलक झपकते ही हो गया और उसी धक्के के साथ पूरी गाड़ी की बिजली चली गई। उस अरण्य के गहन अंधकार में परित्यक्त वर्षों के बिछुड़े पति की बाहों के घेरे ने उसे कसकर बांधा था और उन अधरों का क्षणिक स्पर्श उसके अधरों को वास्तव में दग्ध कर गया था, या वह सब उसके अचानक धक्का खा गए विकृत मस्तिष्क का भ्रम मात्र था। यह वह अब तक समझ ही नहीं पाई थी। नहीं नहीं, यह सब कुछ नहीं हुआ था। वह कभी कमरे के एकांत में स्वयं पागलों सी बड़बड़ाती। अविवाहिता औरतों को अक्सर ऐसा भ्रम होता है। ऐसी कितनी कहानियां तो पढ़ी हैं मैंने, किंतु फिर उस मधुर स्पर्श की स्मृति एक्सरे में किसी भग्न हड्डी के कोटर की ही स्पष्टता से उभर आती और वह मुंह ढांप कर सिसकने लगती। उसी रात से फिर उसकी आंखों में नींद नहीं रही। आधी आधी रात तक वह पागलों की तरह अकेली कमरे में चक्कर काटती रहती। थक कर सोती तो सहसा अरण्य में रुकी वही ट्रेन उसे फिर उन्हीं बाहों के घेरे में बांध देती और वही अधूरा मधुर स्पर्श उस दुःस्वप्न के टूटने पर भी उसके बुभुक्षित हृदय की क्षुधा प्राणांतक रूप से तीव्र कर देता। पुरुष की देह परिमल का नशा उसे पहली बार नरभक्षिणी बनी शेरनी सा ही खूंखार बना गया था। गत यौवना का विवेक भी कभी वेगवती नदी के कगार पर खड़े सशक्त वृक्ष की ही भांति अचानक भरभराकर गिर पड़ता है। यह वह जानती थी। आज तक उसका आत्मविश्वास और चरित्र की दृढ़ता ही उसके अभिन्न मित्र थे, किंतु अब उन्हीं दोनों की रहस्यमयी प्रवंचना उसे रात रात भर जगाए रखती। इसी से स्वयं अपने ही से डरकर उसने नियमित रूप से मैथेडीन लेना आरंभ कर दिया था। बहन, कभी नैनीताल आओ तो अवश्य मिलना। वैसे जाड़ों में हम हल्द्वानी जरूर आते हैं, वही हमारी ससुराल है। उसकी सौत ने उसे हंसकर अपने पति का कार्ड थमा दिया था। आज पिता का पत्र उसे किसी बिसरी ससुराल की ओर खींच लाया था। गाड़ी आ गई सरकार, चपरासी ने कहा और वह उठकर फिर अतृप्त तृष्णा से खिंची दर्पण के सम्मुख खड़ी हो गई। वर्षों से संचित वही नीलांबरी साड़ी बक्से के तले से खींच सूटकेस में धर आई थी। कभी इस साड़ी पहनने वाली को जिसने बीसियों लड़कियों की भीड़ से छांटकर पसंद किया था, आज वह एक बार फिर उसी की रोग जीर्ण दुर्बल आंखों में पराजय की स्वीकृति देखना चाहती थी। कनपटी से झांकते सफ़ेद बालों को उसने फिर यत्न से चुन चुनकर दूर फेंक दिया और फूलदान में लगी एक अर्ध प्रस्फुटित कली जूड़े में खोस ली। होने को तो उसमें एक सुंदर खिला गुलाब भी था, किंतु जूड़े में खिला गुलाब खोसने की उम्र अब बहुत पीछे छूट गई थी। उसके होठों से एक लंबी सांस निकल गई। गुरुदेव की कविता की एक पंक्ति कभी उसकी बंगाली अध्यापिका मीरा दी ने उसकी ऑटोग्राफ बुक में लिखी थी। जे फूल न फूटिते झरे छे धरणीते, जे नदी मरुपथे हारालो धारा। मीरा दी उसके अभिशप्त अतीत की पूरी कहानी सुन चुकी थी। इसी से शायद उसकी जीवन की व्याख्या उस पंक्ति में स्पष्ट कर गई थी। वह खिलने से पहले ही झर गया, मुरझाया फूल ही तो था। मरुपथ की पथभ्रष्टा नदी। कार में बैठते ही फिर उसने आंखें बंद कर ली। खुले कांच से आती तराई और पहाड़ के संगम की सुहावनी हवा उसे वर्षों की बिछड़ी जननी के स्पर्श से ही मीठी लगी। कल्पना लोक की अद्भुत धरणी पर पग धरती वह फिर नई दुल्हन बनी।
हल्द्वानी की अली गलियों से गुजर रही थी। बीच बीच में वर्षों पूर्व नौशा बने पार्श्व में बैठे कुलपित कौस्तुभ का स्पर्श भी उसे गुदगुदाता जा रहा था। बरेली का कामदार लहंगा, गुलबांक के रेशमी पिछौड़े की सिरहन, हाथ भर काली चूड़ियों की खनक, कुछ भी तो नहीं भूली थी वह। मिस साहब, यही मकान बताया आपने? ड्राइवर के प्रश्न ने उसे किसी ऊंची चोटी से नीचे ढकेल दिया। हाँ हाँ ठीक है, उसने कहा, और तब ही किसी के विकृत विलाप की भीड़ में उसे चौकन्ना कर दिया। तुम मुझे ऐसे क्यों छोड़ गई जी? हाय, अब मैं क्या करूं? माधवी ने ठीक ही सुना था। स्वर उसी मकान से आ रहा था। ड्राइवर द्वार खोलकर नम्रता से उसके उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु वह दोनों हाथों से बटुआ पकड़े बुत बनी बैठी ही रही। उसके जी में आया वह चुपचाप लौट जाए, किंतु नारी कैसी ही पाषाणी क्यों न हो, पावन अग्नि के फेरे क्या सहज ही में भूल सकती है? वह उतरी और धीर मंथर गति से चलती द्वार पकड़कर खड़ी हो गई। चादर से ढकी देह अचल पड़ी थी। कमरे में अगरबत्ती की गहन धूम्र रेखा के बीच भी उसने खुले चेहरे की भव्य शांति को देख लिया था। नहीं नहीं, मृत्यु के पश्चात भी जिसके चेहरे पर ऐसा देदीप्यमान तेज हो, वह जीवन में कभी कोई पाप नहीं कर सकता। स्वयं अपना ही गहन शत्रु बना माधवी का गला घोटने लगा। रुद्ध कक्ष में एक भयावह निस्तब्धता थी। पुरुषों के सिर झुके थे, स्त्रियां सिसक रही थी। पति के सिराहने बैठी उसकी सौत बार बार पछाड़े खाती टिटिस्भ सा करुण विलाप कर रही थी, और पास बैठी स्त्रियां आंखें पोंछती उसे बार बार संभाल रही थी। माधवी चुपचाप द्वार की ओट में सिमटी एकटक उसे देख रही थी, जिसकी छाती पर गिर गिर कर न अब उसे विलाप करने का अधिकार था, न अपने वैधव्य के लिए आंसू बहाने का। उसकी आंखों में ही सूख गए आंसू और कंठ ही में सिमट गया विलाप भला सुन ही कौन सकता था? मृत्यु के पवित्र घेरे में घिरी पति के उजले अतीत को एकदम खुली पुस्तक सा बाँच गई थी। निश्चय ही वह उस स्वयंदूती कुल्टा राधिका का क्रूर परिहास था। फिर भी उस मूर्खा ने पति का अविश्वास किया था। घाट जाने का पूरा आयोजन ही करीब करीब हो चुका था। पूरे कमरे में प्लेटफॉर्म पर आ गई रेल को देखकर उठते भागते कुलियों की सी ही हड़बड़ मचने लगी थी। माधवी अब और नहीं रुक सकी। एक प्रकार से भागती पड़ती ही कार में जाकर बैठ गई, और उसकी विकृत सिसकी ही ने ड्राइवर को घर चलने का आदेश दिया था। डाक बंगले के उस कमरे में वह द्वार बंद कर जाने कब तक विक्षिप्त सी ही बैठी रही थी। चपरासी बंद द्वार से ही मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, सुन सहम कर चला गया था। अगरबत्ती के तीव्र सौरभ का धुआं उसके नथुनों में बस गया था। उधर संध्या होते ही नित्य के बाद अभ्यास के लिए उसके संतप्त प्राणों की आकुलता क्षण प्रतिक्षण तीव्रतर होती जा रही थी। चौथ का चंद्रमा किसी ढीठ शत्रु सा ठीक उसकी खिड़की के कांच पर उतर आया था। मौसी कहती थी, भूलकर भी चौथ का चंद्रमा कभी मत देखना मथुली, कलंक लगता है। इससे बड़ा कलंक और अब उसे लग ही क्या सकता था। खिड़की खोलकर बड़ी देर तक उसे निहारती रही। फिर एक सहज स्मित से उसके चेहरे के तनाव की एक एक रेखा धुल गई। लगता था अकस्मात ही उसने अपनी समस्या का कोई सहज समाधान ढूंढ लिया है। उसने खिड़की बंद की, बड़े धैर्य से अटैची खोल कागज कलम निकाल पिता को पत्र लिखने बैठ गई। पत्र लिखने में उसे कठिनता से 5 मिनट लगे होंगे। दफ्तर की फाइल में अपने नोट भी वह इसी सत्वरता से निपटाती थी, न एक अनावश्यक बात इधर न उधर। फिर उसने स्प्रिट का चूल्हा जला, सिरिंज उबाली। अपनी संजीवनी की पूरी सामग्री वह हमेशा साथ लेकर चलती थी। चप्पल डाल वह पिता को लिखा पत्र स्वयं ही सड़क के लेटर बॉक्स में डाल आई थी। चिट्ठी डालने लगी तो पहली बार उसकी शुष्क आंखें आर्द्र हो उठीं। लगा वह दूसरी बार दुल्हन बनी, सदा सदा के लिए
पितृगृह से विदा ले रही है। फिर बड़ी निर्ममता से उसने आंखें पोंछी और कमरे में लौट गई। कैसा ही कठिन निर्णय क्यों न हो, उसे कार्यान्वित करना उस अद्भुत स्वयं सिद्धा के लिए कभी भी कठिन चुनौती नहीं बना था। इस बार भी उसे विलंब नहीं हुआ। पूरे सप्ताह की संजीवनी वह एक साथ शरीर में प्रविष्ट कर चुपचाप लेट गई। मृत्यु के तीसरे दिन पुत्री का पत्र पिता को मिला था। पिताजी, आपके आदेश का पालन कर सप्तपदी के उस पावन श्लोक की महिमा अक्षुण्ण रखकर जा रही हूँ। जानती हूँ मेरा अपराध आपकी दृष्टि में ही नहीं, स्वयं मेरी अपनी दृष्टि में भी अक्षम्य था। किंतु क्या मेरा यह पश्चाताप उस कलुष को स्वयं प्रक्षालित नहीं कर देगा? वहाँ जाकर कम से कम इस अदालत में तो सिर उठाकर कह ही सकूंगी, अति आर्ता भविष्यामि सुखदु खानु गामिनी। आपकी माधवी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।